पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। देखिए कहता है आर्टिकल 79 कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहते तो उसको लिखिए कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या क्या बताए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। एक चीज और लिख रही कि लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। अब आपको जानना है कि लोकसभा राज्यसभा में कितना सीट वगैरह वगैरह ये सब जी, तो इसके लिए आर्टिकल 80 है, समझे। ये कहता है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250। राज्यसभा में सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, of which 238 are to be representatives of elected representatives of different states and union territories, and 12 members are nominated by the president। लिख लीजिए हिंदी में जी, इसमें से 238 विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 238 आर टू बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड 12 members are nominated by the President of India। वो बताएंगे, आगे का आर्टिकल है उसमें ये बताएंगे कि कैसे। ठीक है, समझ गए जी। तो ये जो अभी 200 बताया कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 238 + 12। ठीक है, लेकिन लिखिए एट प्रेजेंट there are 233 representatives of states and union territories and 12 are nominated members। वर्तमान में इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि की संख्या 233 है और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है जी, अभी मतलब ये है 233 + 12 मतलब 245। अब इसमें से क्या है, कैसे ब्रेकअप है, तो 225 है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ऑफ द 233 मेंबर्स 225 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड 8 members are representatives of different union territories। देखिए वर्तमान में जो 233 सदस्य हैं, निर्वाचित 33 सदस्य, 233 सदस्य, वर्तमान में जो 233 निर्वाचित सदस्य हैं उसमें से 225
विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि है। ठीक है। अब आपको ये बता दें कि ये 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। हमारे यहाँ 8 अभी यूनियन टेरिटरी है। ये पता है आपको कितना यूनियन टेरिटरी है? 8। तो उसमें 3 ही यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा पुदुचेरी। ये 3 ही को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है यूनियन टेरिटरीज में। बस समझे? हो गया जी। अब देखिए, स्टेट्स हैव बीन एलोकेटेड सीट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो राज्यों को राज्यसभा में सीटें, स्टेट्स हैव बीन एलोकेटेड सीट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको उतना नंबर ऑफ सीट्स, जिसकी जनसंख्या कम उसके सीट की संख्या कम। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पॉपुलेशन वाइज? यूपी। तो यूपी को 31 सीट है। ठीक है। और त्रिपुरा को 1 सीट है। समझे? तो इस तरह से अलग अलग, जैसे बिहार को 22 सीट है, झारखंड को 6 सीट है। बस समझे? तो इस तरह से अलग अलग राज्यों को, समझे, नंबर ऑफ सीट्स जनसंख्या के आधार पर अलग है। अब इसके सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है जी। तो लिख लीजिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर इलेक्टेड in accordance with the system of proportional representation and क्या बताया? in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote system, by means of single transferable vote system या वोट। मतलब राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। राज्यों के representatives of states are elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। हो गया जी। राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। क्लियर? हो गया जी। अब लिख लीजिए कि एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस ओनली। लिखिए कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि का चुनाव
एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन केवल इसी उद्देश्य से किया जाता है। नहीं हो पाया। Representatives of union territories are elected by the members of an electoral college constituted for this purpose only. In accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. हिंदी में क्या लिखिए? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा होता है, जिसका गठन इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, और यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। ठीक है जी? अब तुम लोग लिख पाया जी? हैं? लिख लिया? तो ये हो गया, क्या बताए? आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताए। अब आर्टिकल 81 में है, कह दिए कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है? अब 550 हो सकती है, तो 550 में 530 होता है स्टेट का, और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरीज के, मतलब आ सकते हैं 530 डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, और 20 यूनियन टेरिटरी के सदस्य हो सकते हैं। इसको आप चाहे तो अपने ढंग से लिख लीजिए कि 530 क्या हो सकता है? राज्य के द्वारा चुने जाएंगे या चुने जा सकते हैं, और 20 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जा सकते हैं। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 543 है। एट प्रेजेंट दी टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज 543। ठीक है? (543) of which 524 are elected by the voters of territorial constituency of different states, and 19 members are elected by the electorates of territorial constituencies of union territories। मतलब इसका हुआ कि 524 सदस्य चुन के आते हैं विभिन्न राज्यों के मतदाता के द्वारा, और 19 सदस्य चुन के आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता के द्वारा। इसके बाद आपको ये लिखा है कि वो सब लिखा दिए, तो लिखिए तो आगे लिख लीजिए कि the members of Lok Sabha are elected
by means of secret ballot in accordance with adult franchise। मतलब हुआ हिंदी में कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये बताया अभी आपको कि 550 सदस्य, तो ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, समझे? और 26 तक इससे आगे पीछे नहीं हो सकता है, बात समझे? अब क्या है ना कि जैसे देखिए सीट्स हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टेट्स in such a way that the ratio between the total number of seats and the population of the states should be equal as far as possible for all the states। देखिए, seats are allocated to the states in such a way that the ratio of number of seats and the population of states should be equal as far as possible for all the states। ठीक है, हिंदी में लिखिए, राज्यों को सीटें इस प्रकार आवंटित की गई हैं, राज्यों को सीटें इस प्रकार आवंटित की गई हैं कि राज्य को आवंटित सीट और राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए, राज्य को आवंटित सीट एवं जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए जहां तक संभव हो सके समान हो। क्लियर जी? अब इससे स्पष्ट है कि सब राज्य का अलग अलग पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से राज्यों को सीट दी गई है। तो राज्य का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो उसका सीट बढ़ता जाएगा, तब तो उस राज्य को नुकसान हो जाएगा जिस राज्य के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठाए गए होंगे। तो इसलिए इसमें ये कर दिया गया है कि 1971 सेंसस के आधार पर ही राज्यों को सीटें आवंटित की गई है। लिख लीजिए इसको, सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। देखिए, राज्यों को सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई हैं। सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सीट तो अलॉट हो गया सब राज्य को 1971 सेंसस के अनुसार। सेंसस मतलब जनगणना, राज्यों को सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई। नहीं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएगा तो क्या होगा, उसका सीट बढ़ जाएगा, नहीं तो उसका बोलबाला बढ़ेगा, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का उपाय कर रहा है उसका सीट घट जाएगा एज कम्पेयर टू वाला, या उसका सीट घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की आबादी 5 करोड़ है और वो पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसकी आबादी होगी 4 करोड़, तो उसका सीट घट जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो फिर तो राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा ना। उसके लिए कर दिया 1971 में इसका पॉपुलेशन जितना था उसी के आधार पर सीट, तो इसलिए उसके बाद से सीट रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए अब सीट भी फिक्स कर दिया गया 2026 तक। समझ गए ना? अब क्या कि 82 आर्टिकल में ये कहता है कि प्रत्येक सेंसस के बाद, सुन लीजिए, प्रत्येक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा।
या उसको कहते हैं डिलिमिटेशन। रीएडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई शहर है, उसको उसकी आबादी थी 10 लाख, उसको एक सीट दिया गया था। अब उसकी आबादी हो गई बढ़ के 20 लाख, तो पूरे राज्य में सीट की संख्या उतनी रहेगी, लेकिन उसको थोड़ा इधर काट छांट करके कि इसको उधर वाला जिसका कम है उसको मिला लिया गया, कुछ इस तरह से रीएडजस्टमेंट करते उसको, या डिलिमिटेशन। बात समझे? तो ये भी किया जाने का प्रावधान देखिए आर्टिकल 82 प्रोवाइड्स फॉर दी रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, provides for the readjustment of seats after each census। देखिए कि अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों को रीएडजस्ट करने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आर्टिकल 82। अब 83 देखिए, 83 कहता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? जो नहीं कभी डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक, लिखिए, लिख लीजिए कि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, और यह कभी भंग नहीं होती है। बट द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 years, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। ऐसा ही नहीं कि राज्यसभा का इलेक्शन एट ए टाइम पूरे सब सदस्यों का होता है। 1/3 रिटायर करते आता है, 1/3 वैकेंसी हुआ है, उसका चुनाव हुआ, फिर उसका 6 साल पूरा होता है, बीच में दूसरा का 6 साल पूरा हो रहा है 2 साल के बाद, फिर दूसरा का 1/3 का पूरा होता है। समझ गए ना? तो इस तरह से ये हर 2 साल पर इलेक्शन होता रहता है। क्लियर? अब देखिए जी, तो ये तो हो गया। अब लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लिखिए। देखिए, आपको बता रहे थे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years। ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज 5 years, मतलब लोकसभा का समान रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बट इट कैन बी रिजॉल्व इवन बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसॉल्यूशन। फिर से बोल दे रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल समान रूप से 5 वर्ष का होता है। इसके पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। भंग होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकसभा का कार्यकाल। अब देखिए, आगे आपको पढ़ाएंगे कि इमरजेंसी जब होता है, नेशनल इमरजेंसी, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें लोकसभा का कार्य एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन जिस समय
इमरजेंसी खत्म हुआ उससे 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है जी। तो ये तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इमरजेंसी जब पढ़ाएंगे तब। अभी एक चीज खाली आपको बताना हम भूल गए हैं या छूट गया कहीं कि जो 12 मेंबर्स जो बताए होंगे राज्यसभा में, 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतलब 12 members are nominated by the President of India from among persons who have special knowledge or experience in the field of social service, art, literature and science। मतलब 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिसे, ये चारों चीज लिख लीजिए, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिसे सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा, समझे। उसके बाद आर्ट मतलब कला, लिटरेचर मतलब साहित्य, और विज्ञान मतलब साइंस के क्षेत्र में विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है जी। 12 members are nominated by the president from among persons who have special knowledge or experience in the field of social service, art,